अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान कंज़ा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक फोरम ओनली ऑन मेट्रो वन न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी कोशिश होती है कि हम हर बार कुछ ऐसा प्रोग्राम लेकर आएँ कि जिसमें किसी टॉपिक की अवेयरनेस हो, और वो टॉपिक जिसे हम नॉर्मली टीवी पे सुनते नहीं हैं, नॉर्मली हमें प्रोग्राम्स में उसके बारे में पता नहीं चल पाता, तो हम सोचते हैं कि हम उस पे काम करें। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊं, हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ खुसूसी ताउन है सन लाइफ सोलर प्राइवेट लिमिटेड का। तो मैं चाहूंगी कि उसका एक पैकेज पहले हम देखते हैं। जी नाज़रीन, तो आपने देखा सन लाइफ सोलर प्राइवेट लिमिटेड का एक पैकेज। सन लाइफ वालों के साथ साथ हमें आज खुसूसी ताउन हासिल है सिंध मेडिकल एसोसिएशन का। सिंध मेडिकल एसोसिएशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको प्रोग्राम में बीच में गाइड करती रहूँगी। ये एक बेसिकली हेल्थ कार्ड है जिसे हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। आज हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, स्क्रीन के लिए नए नहीं हैं, उन्हें आपने अक्सर दूसरे प्रोग्रामों में भी देखा है। वो अपनी पॉडकास्ट भी करते हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और बहुत से लोग उनके फ़ैन भी हैं क्योंकि वो बोलते बहुत अच्छा हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं शाह मोहम्मद साहब, जो कि सीईओ हैं शाह ग्लोबल मोटर्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे कुछ बोलने का मौका देंगे। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ जो दूसरे गेस्ट हैं वो भी भाई बहुत कमाल बोलते हैं, और हम उनसे अभी ऑफ रिकॉर्ड जब बातें कर रहे थे तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं फहद अली खान साहब, जो कि रीजनल हेड सेल्स और मार्केटिंग हैं साउथ फ्रॉम आई टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, आपने हमें दावत दी और रिस्पेक्ट दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने भी हमें टाइम दिया। अच्छा जनाब, हम लोग जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जिसकी कुछ अवेयरनेस आवाम के पास जाए, जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेट तो करते हैं लेकिन हम उनको फरामोश कर देते हैं। अभी रिसेंटली कराची में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया पापम के नाम से, जिसको पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज एंड मैन्युफैक्चरर्स ने अरेंज किया। अच्छा, बेसिकली ये बिल्कुल जो है जिसमें सारी जो चीज़ें थी या जो सारी वहाँ पर एक्सेसरीज मौजूद थी या जो भी चीज़ें थी वो रेलेवेंट थी इन सब चीज़ों से। लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस पर एक पूरा शो ऑर्गेनाइज करें और हम उन एक्सपर्ट्स को भी यहाँ बिठाएं जो इसकी नॉलेज रखते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि है क्या ये इंडस्ट्री और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका रोल क्या है, और हम बींगा पाकिस्तानी बींगा नेशन किस जगह पे खड़े हैं। क्योंकि ये हम अगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें, कार्स हो, मोटरसाइकिल्स हो, XYZ जो भी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी का पार्ट हैं। इसके बगैर अब कहा जाए तो नामुमकिनात है सरवाइव करना, लेकिन इससे रेलिवेंट चीज़ें हमें पता नहीं है। हमें नहीं पता पाकिस्तान में किस कार की क्या वैल्यू है। वैल्यू सिर्फ प्राइस वाली बात नहीं कर रही मैं, वैल्यू मतलब मैं इस हवाले से बात कर रही हूँ कि कौन सी कार कहाँ सूटेबल है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, और हम कहाँ पे खड़े, और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसके लिए इस मार्केट में क्या स्कोप है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है वो तो इस फील्ड से रेलिवेंट हैं ही। तो मैंने कहा कि शाह साहब को पकड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं, जी आप हमें इस बारे में थोड़ा सा गाइड करें। जी शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो एक्सपो में इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका पहला मुझे ये बताएं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, हम बताना क्या चाह रहे थे इस इवेंट से? बहुत शुक्रिया कंजा। बेसिकली ये जो पापाम है, द पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स, तो पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो हमेशा से हम ये कहते हुए आए और सुनते हुए आए कि 50-60 साल से यहाँ पर जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसमें बड़े प्लेयर्स की अगर हम बात करें, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, और उसके बाद फिर अब कोरियन ब्रांड्स भी आ गए जिसमें होंडाई भी है, किया भी है, फिर चाइनीज़ ब्रांड भी उसके अंदर आ गए जिसमें हम बात कर रहे हैं साजगार की, हवल की बात कर रहे हैं, चंगान की हम बात कर रहे हैं, जेटोर भी है, चेरी भी है, और बहुत सारे ब्रांड इस मार्केट के अंदर आ चुके हैं। और आप यकीन करें एक्सपो से पता चला मुझे कि इतने ब्रांड्स हैं। ठीक है। अच्छा, और भी प्लेयर्स जो है ना यहाँ पर आ रहे हैं। तो पोटेंशियल की जहाँ तक मैं बात करूँ, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है।
हमारे यहाँ टैलेंट, मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा टैलेंट है, सिर्फ हमें उनको अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इशू ये है कि अब ये जो पापाम जो काम कर रही है उसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर रहे हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, वो असम्बलर्स हैं, ठीक है। वो गाड़ियों को यहाँ पर असम्बलिंग करते हैं। तो पापाम एक ऐसी एसोसिएशन बनी है जो तमाम वेंडर्स को, मैन्युफैक्चरर को साथ लेके चल रही है। अब उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को लोकलाइज किया जाए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए, ना कि गाड़ियों को असम्बल किया जाए, बल्कि अब गाड़ियों को यहाँ पर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की जाए। तो देखिए, जब चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगी, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आपका जो ज़र मुबादला है वो आपको बचेगा। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री जब ग्रो करेगी तो गवर्नमेंट भी ग्रो करेगी, तो इस पे गवर्नमेंट भी सपोर्टिंग में है। और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, मैं अब भी कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों की कमी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारी इकोनॉमी इतनी बेहतर नहीं है। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो अरबों रुपए लगाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आज भी मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, उनको सिक्योरिटी दे, तो पाकिस्तान के अंदर दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, यहाँ पर उसका प्लांट लग सकता है। तो बेसिकली इस पाकिस्तान ऑटो शो का जो बुनियादी मकसद मैं आपको बता देता हूँ कि लोकलाइजेशन को प्रमोट करना है, बेसिकली लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। जो पार्ट्स हम बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं उनको हमने अब कम करके लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेकर आना है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, इससे बड़ी बेहतरी आएगी, एक तो हमारी इंडस्ट्री भी ग्रूम करेगी, बाकी ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं फहद साहब से पूछना चाहूँगी, क्योंकि सर आप आई टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं और बेसिकली मुझे जहाँ तक पता है आप लोगों की ट्रैकिंग डिवाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है जी। तो मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारी, क्योंकि अभी हम ऑफ रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि हमारी जो आवाम है उनको डिवाइस जो है, ट्रैकिंग डिवाइस, इसका मेन जो पर्पज़ है उसके बारे में पहले थोड़ा सा लोगों को बताएं। अच्छा जी, देखें, आई टेक्नोलॉजी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है ये फॉर्म हुई है 2018 में, अक्टूबर में, और इसमें आप ये समझ लें कि अराउंड इस इंडस्ट्री में मुझे खुद 17 ईयर्स हो रहे हैं, और जो हमारी जो ग्रुप सीईओ हैं सैयद सलमान हुसैन साहब और तारिक शहजाद साहब जो डायरेक्टर सेल्स हैं, इनको अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 25 ईयर्स हो गए इस मार्केट में। माशाल्लाह। और ये इस इंडस्ट्री को और ट्रैकिंग को प्लस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझते हैं, कैटर कर रहे हैं और एक्सपर्टीज़ हैं, और वही सब हम आगे चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ट्रैकिंग पाकिस्तान में तकरीबन कोई 2005 से हो रही है, ठीक है, बट उस टाइम ट्रैकिंग इतनी फेमिलियर नहीं थी पाकिस्तान के अंदर कि जिस तरीके से आज फेमिलियर है, बच्चे बच्चे को पता है। बिल्कुल। पहले एक बहुत बेसिक सी एक चीज़ होती थी और वो आपको डेमो कराया जाता था, बताया जाता था, और बड़ी वो सारी चीज़ें थी, और उसको प्रमोट किया जाता था थेफ्ट स्नैच के हवाले से। शाह साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन अब हम इन आई टेक्नोलॉजी प्राइस भी ज़्यादा थी, प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी, समवेयर अराउंड आप समझें कि नियर टू 1 लाख अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन आई टेक्नोलॉजी ग्रुप ऑफ कंपनीज इसको इस तरीके से नहीं लेके आई है। हम इसको एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि यूजर फ्रेंडली हो, प्लस कि आप उसको एक टेक्नोलॉजी के तौर पे यूज करें, जस्ट टू अवेयर यू, जस्ट टू गिव यू द आईटी थिंग्स, कि सारा डेटा जो है आपका वो अल्ट्रा मॉडर्न ऐप के थ्रू आप किस तरीके से स्मार्टफुली उसको यूज कर रहे हैं, आपको सोल्यूशन हमने बना के दिया है। तो वो इस तरीके से हमने मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस कराया है, और उसका आपको उसके अंदर डे बाय डे इनोवेशन हम लेके आ रहे हैं। इट्स नॉट ओनली ट्रैकिंग इज वन पार्ट ऑफ द बिजनेस। हम अपना सॉफ्टवेयर भी हम डील करते हैं, हम डेटा ऑन थिंग्स के ऊपर भी काम करते हैं। एज सेड ट्रैकिंग इज वन पार्ट ऑफ द बिजनेस। सही। अच्छा, इसमें अगर आप ट्रैकिंग डिवाइसेस की बात कर रही हैं तो हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डिवाइसेस। बिल्कुल। वो कैसे हम प्रमोट कर रहे हैं कि आजकल देखें, इफ अगर मैं आपसे ही पूछूं या शाह साहब से पूछूं, हमारे पास हर चीज, अब ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मोबाइल फोन पे एप्स को यूज करना नहीं जानता हो। ऐसे ही है, एग्जैक्टली। एक नॉर्मल बंदा भी जो है
वो ऐप्स को यूटिलाइज करता है। तो हमने सारा डाटा जो है आपका वो ऐप पे दे दिया। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि व्हीकल इग्निशन ऑन कर रही है, ऑफ कर रही है, ये सब आपको ऐप पे नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। जबरदस्त। लेट नाइट अलर्ट्स आ रहे हैं। लेट नाइट अलर्ट्स का मतलब ये है कि मैम कि आपको 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग तक, ये ऐसा टेंटेटिव टाइम होता है जिसमें आपको थ्रेड होती है कि व्हीकल जिनकी आउटसाइड पार्क्ड है जी, कहीं चोरी ना हो जाए। सही। हमने उसको आपको इग्निशन ऑन पे अलर्ट कर दिया है, ठीक है। जस्ट टू गिव यू अवेयर कि आपकी व्हीकल का इग्निशन ऑन हुआ है। इसी तरीके से आपकी सिटी एग्जिट के ऊपर व्हीकल जा रही है, वहां पे आपको फैंस के ऊपर अलर्ट दे दिया है और आपको एक व्हाट्सएप बॉट दे दी है। सेफ्टी भी आपको मिल गई ना? सेफ्टी भी मिल रही है आपको बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के साथ। और दूसरा, आप अपने लव वंस को मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्कुल। लव वंस को मॉनिटर कर अच्छा, सकते हैं। आप ये वाइफ्स को अवेयर तो नहीं कर रहे कि अपने हस्बैंड पर नजर रखने के लिए बेहतर तरीका यही है? लेकिन नहीं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत बड़ी बड़ी चीजें इसमें कैटर हो जाती हैं, एम्प्लॉयज की सेफ्टी आ जाती है इसके अंदर। बिल्कुल। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव तो आप हर चीज में से निकाल सकते हैं। हम पॉजिटिव को नहीं, देख नहीं, सकते बिल्कुल, हैं। आपकी बात बिल्कुल। नेगेटिविटी तो हम आप जो बहुत सारी चीजें, बट पॉजिटिव ऐसे है कि जैसे आप अपने एम्प्लॉयज की हेल्प कर सकते हैं, आप अपनी लुक आफ्टर कर सकते हैं। जो उनको कंपनीज ने व्हीकल्स प्रोवाइड की हुई कि आइदर कि वो भाई किस तरीके से रन कर रहे हैं, मैं एक्सेस तो नहीं कर रहा, मैं ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत बेनिफिशियल है और हम इस पे बड़ी डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। मेरे जहन में भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी और चाहूँगी कि आवाम को भी पता चले, लेकिन हम अपने सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, तो मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम सवालात का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं और अब मैं शाह साहब की जानिब जाऊंगी। शाह साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकलाइज करें मार्केट को, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अलमिया ये है कि बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं हैं और उससे प्रॉब्लम आती हैं। तो क्या ये हम इसके जो अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, इसको हम कंट्रोल करके लोकलाइज हो सकते हैं? मतलब ये इन बजट होगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल कि एक गाड़ी की कीमत अगर 30 लाख रुपए की है तो उसमें 40% जो है ना गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो ये रेशो जब तक कम नहीं होगा तो जब तक जो है, मैं ये समझता हूँ कि गाड़ी की प्राइसेस, जैसे एक आम पब्लिक के जहन में है कि गाड़ी की प्राइसेस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने नेबर कंट्रीज की बात करें तो वहाँ प्राइस इससे आधी कीमत में है। मैं यही पूछने लगी थी कि एशिया में आई थिंक सबसे महंगी गाड़ी पाकिस्तान में ही है। सबसे महंगी पाकिस्तान के अंदर। उसकी देखें बहुत सारी वजूहत है। मैं आपको देख, तो हमारा जो करेंसी है जो जिस तरीके से डिवैल्यू होती जा रही है डे बाय डे, तो इस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। अच्छा, ये काम कौन करेगा? ये गवर्नमेंट लेवल पे करेंगे, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। उनका काम है कि वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। हालांकि उनको खुद को भी बड़ा फायदा होगा, वैल्यू बढ़ेगी पैसे की। बिल्कुल। देखें, बात ये है कि लोगों को रोजगार मिलेगा जब आपके यहाँ कोई भी चीज़ एक मैन्युफैक्चरर होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक गाड़ी अगर बनती है उसमें 1000 वेंडर्स उसके अंदर शामिल होते हैं। जब 1000 वेंडर उसके अंदर शामिल हैं, फॉर एग्जांपल एक टायर कंपनी है, अगर वो लोकल टायर उस गाड़ी के अंदर लग रहा, तो जब लाखों गाड़ी बिकेंगी तो एक गाड़ी में जो कार होती है उसमें 4 टायर लगते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये देखें कि जब अगर 1 लाख गाड़ी बिकेगी तो 4 लाख टायर की प्रोडक्शन होगी। ऐसे ही है। इसी तरीके से 4 लाख बैटरी की प्रोडक्शन होगी। बिल्कुल। इसी तरीके से जो भी कंपोनेंट है गाड़ी के अंदर लगते हैं उन सब की प्रोडक्शन होगी और उन सब के वेंडर्स अलग अलग हैं। तो जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब एक गाड़ी बिल्टन होती है तो उस पर अराउंड 40% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जा रहा होता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आती है। गवर्नमेंट ने अब ये क्या है कि कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो है वो उन्होंने उसकी वैल्यू से जो है और सीसी वाइज जो है वो उनकी परसेंटेज बढ़ा दी है कि अगर आपकी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल अगर आप रिवो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो वो 7 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन हो रही है। अच्छा। एक नॉर्मल कार जो है अगर आप ले रहे हैं तो उसकी 2.5 से 3 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन है। फिर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जो लेट रजिस्ट्रेशन होगी उस पर पेनल्टीज देनी पड़ेंगी आपको, और फिर रोड टैक्स ज्यादा कर दिया है। तो कहने का मकसद है कि जब गाड़ी बनती है उस पर आप 40% टैक्स ले रहे हैं, जो वो पार्ट सप्लाई हो रहा है उस पर भी आप सेल टैक्स अलग ले रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो मेरी नजर में जो भी एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बिक रही है, चाहे कोई कुछ भी हो वो,
उस पर गवर्नमेंट का अराउंड 50% टैक्स आप उस पर ऐड कर लें, तो अगर कोई 15 लाख की गाड़ी की कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चरर 15 लाख रुपए की दे रहा है, उस पर 15 लाख तो गवर्नमेंट करेगी, हमें टैक्स देते हैं आप, डबल हो जाती है तो प्राइस। डबल हो जाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट आप कोई भी लें, उसको बेचें, उस पर 25,000 आपको प्रॉफिट मिल गया, बिल्कुल सही है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो एक प्रोडक्ट की जगह उसको आप 25 बेचें, तो आपका प्रॉफिट रेशियो अगर आप कम कर लें, 10,000 कर लें 25 की जगह, जहां आप एक बेच रहे हैं वहां 25 चीजें बिकेंगी, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियसली। बट हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो पता नहीं क्यों सोचते हैं कि टैक्स बढ़ाने से जो है वो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, कभी भी नहीं बढ़ता। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि कोशिश करें कि टैक्सेस कम करें, प्रोडक्शन को बढ़ाएं। जहां आज हम अगर 1 लाख गाड़ी बेच पा रहे हैं, तो आपका टारगेट होगा हम 1.5-2 लाख गाड़ी बेचें, हाँ, नॉर्मल टैक्सेस को बंदा कम करें। जिसकी नहीं इनकम इतनी, वो तो फिर नहीं अफोर्ड कर और सकता। देखिए हर जगह महंगाई, आपको पता है इन्फ्लेशन किस तरीके से पाकिस्तान में बढ़ रहा है, तो एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी जो है वो, आपको पता है कि स्पेशली में अगर हम कराची में रह रहे हैं तो कन्वेंस का कितना बड़ा फुकदान है हमारे बहुत यहाँ। बड़ा। और जगह जगह रोड टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। हम ई चालान की बात कर रहे हैं जी, ई चालान, और ई चालान की भी हमने प्राइसेस इतनी ज़्यादा कर दी है, तो एक गरीब आदमी बेचारा वैसे ही डिप्रेशन में है। देखिए, कानून को फॉलो कराना और फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है, इससे कोई डिनाई नहीं करता, बिल्कुल। लेकिन पहले आप छूट दें और फिर एकदम उसको कहें जी आ जाएं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुअली या फिर उसके साथ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें। फैसिलिटीज के साथ देखें, पहले तो आप अवेयरनेस क्रिएट करें ना कि जी कानून है की क्या, पासदारी करें, सीट बेल्ट लगाएं, आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि खुदा ना खासा कोई मेजर एक्सीडेंट, जरूरी नहीं कि आप ही मिस्टेक करें, कोई दूसरा आपकी गाड़ी को हिट कर सकता है, तो सीट बेल्ट आपको एक सेफ्टी फीचर है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल। हमें लगाना चाहिए, स्पीड कंट्रोल करनी चाहिए, अपनी लेन में गाड़ी को चलाना चाहिए, सारी चीजें। तो हमारा जो आज भी इन्वेस्टर है, मैं आपको बड़े मतलब अपने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर सकता हूँ कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो सिर्फ पाकिस्तानी बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर से लोग आकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इतना अपॉर्चुनिटी और इतना टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। नो डाउट, आपकी बात 100% मैं एग्री करूंगी कि हमारे पाकिस्तानी इतने इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हमारे साथ अलमिया ये है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और प्लेटफॉर्म्स हमें आसानी से मिलते नहीं है। मिल भी जाएं तो हम ज़्यादा देर उस पर खड़े नहीं रह सकते। फिर हमारी जो यूथ है वो बहुत मायूस है, मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट से, और उनको अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा हर नौजवान जो है वो स्किल्ड होना चाहिए, तो ऐसे हमारे यहाँ वोकेशनल सेंटर्स होने चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए। और इस पे गवर्नमेंट के साथ नहीं कहूँगा, हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी आगे आना चाहिए और वो भी जिम्मेदारी ले, हर बंदा जिम्मेदारी ले। हमारा एक कॉन्सेप्ट बड़ा गलत ये है कि मेरे एक से अच्छा करने से क्या सोसाइटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन कतरा कतरा दरिया बनता है। मैंने अपना रोल अदा करना है, आपने अपना करना है, आपने करना, तो फिर एक सोसाइटी बनती है। जब एक सोसाइटी बनेगी तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान का अच्छा इमेज जाएगा। और हम जो है वो ज्यादा बात मजहब की करते हैं, फिरकों की करते हैं, हमने उससे बढ़कर इंसानियत की बात करनी है। जब हम इंसानियत की बात करेंगे, हम चारा हम आएंगी, जब हम ये चीजें करेंगे तो आप देखिएगा मिलजुल करेंगे, क्योंकि फिर उससे हम बटेंगे नहीं आपस में, फिर हम एक मुक्का बनकर के, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, पाकिस्तानी हो, तो जब हम मिलकर सोचेंगे, एक दूसरे के लिए सोचेंगे, सपोर्टिव होंगे, तो फिर आप देखें रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है और आपकी बात से मैं 100% एग्री करूंगी, हमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। अच्छा फहद साहब, मेरे जहन में एक चीज़ है कि हमारे आपने देखा आजकल हैवी व्हीकल से बहुत सारे हादसा पेश आते हैं, तो ये ट्रैकिंग डिवाइसेस अगर उनके साथ लगी हों उनमें, तो इसमें एक्सीडेंटल केसेस जो हैं उसकी रेशो कोई कम होगी? बिल्कुल हो सकती है। इसमें रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने इनको ट्रैक डाउन करने के लिए ट्रैकर्स इंस्टॉल करने के लिए बोल दिया है। अभी हम रिसेंटली एक डीआईजी ऑफिस में भी एक मीटिंग में मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे ये फोर्सफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है। और उसमें तमाम आपकी ये एसोसिएशन जो इतनी भी हैवी व्हीकल्स की हैं, डंपर्स एंड वाटर टैंकर्स, ये सब वहाँ पे मौजूद थे और हम भी मौजूद थे। इसमें सिर्फ ट्रैकिंग डिवाइसेस नहीं, साथ में डैश कैम्स की भी बात हो रही है। अच्छा। डैश कैम आपने कैमरास देखे होंगे जी, गाड़ियों में, वो
इंटरकनेक्ट होते हैं ट्रैकिंग डिवाइस के साथ, ठीक है, वो डेटा ये लाइव देखेंगे और इसमें Okay. इनको पाबंद किया जा रहा है कि एक सर्टेन स्पीड इनको शहर के अंदर रखनी है, ठीक है, जो जिसकी मॉनिटरिंग होगी। और सिर्फ ये आवाम के लिए नहीं, इसमें इनकी भी अपनी बहुत जो है वो मॉनिटरिंग होगी कि डेलिबरेटली किया है या अनडेलिबरेटली हो गया है। ठीक है, इसमें या तो खुदा ना खास्ता इन्होंने हिट कर दिया या खुद ही कोई गलत आया है। सही है, ये चीज़ों को गवर्नमेंट इन्फोसाइज कर रही है और इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें ये चीज़ पहले भी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह शाह साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि हम अडॉप्टेशन के अंदर बहुत कमज़ोर हैं। नई चीज़ों को हम अडॉप्ट करना नहीं चाहते, उसको पॉजिटिव नहीं लेते। जो गवर्नमेंट ने जो अभी इनिशिएटिव लिया है ये अच्छा लिया है, बट अवेयरनेस दे रही थी गवर्नमेंट और दे रही है और लोगों को भी अवेयर है। बट आप ये देखें कि एक बात यह है कि मुझे कोई कह रहा था कि फजर की नमाज में भी लोग अब सिग्नल पे रुक रहे हैं, तो एक अच्छा साइन है ये। आप बाहर कंट्रीज में ट्रैवल करें तो आपको ये सारी चीजें दिखती हैं, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही और है। ये हमारा ही मुल्क है, हमने ही करना है। जब हम बाहर जाके भी चीजें कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं। और ये पाकिस्तान में अब हो रहा है, इसको हम प्राइवेट सेक्टर्स में ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं है, हम इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर्स में कंपनीज को फ्लीट मैनेजमेंट सोल्यूशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो सोल्यूशंस आपके गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहा है और वो इन्फेसाइज कर रहे हैं। अच्छा, इससे फर्क पड़ता है डेफिनेटली। अब जब उनको इस चीज़ का पाबंद किया जाएगा तो बिल्कुल इससे फर्क आएगा, क्योंकि जो हैवी व्हीकल है ना, उनका मसला थोड़ा सा ये है कि जो मुझे लगता है कि जो एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, एक तो इनको एक लेन दे देनी चाहिए। ये एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, एक उधर चल रहा है, बीच से गाड़ियां जा रही हैं, एक तो ये बहुत डेंजरस है। एक लेन में चलें तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक चीज़ मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहूँगा कि इन तमाम चीज़ों को फॉलो करने से सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो जो रॉन्ग वे ट्रैफिक आता है ना, हम तो अभी सोराब रोड से अगर हम जा रहे हैं, सब्जी मंडी पे देखें तो मेन सुपर हाईवे पे मैक्सिमम ट्रैफिक जो है ना वो रॉन्ग वे आ रहा है। रॉन्ग वे आ रहा है। अभी हमारे एक बहुत बड़े अच्छे कंपनी के सीईओ थे, वो एटीएम से पैसे निकाल के जब वापस आ रहे थे तो रॉन्ग वे मोटर बाइक ने उनको हिट कर दिया, तो उनकी टांग टूट गई, उनको रॉड डल गई। तो कहने का मकसद है कि ये जो रॉन्ग वे है ना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करें आप। उसके बाद जो है ना फिर हम स्पीडिंग पे भी आए, लेन पे भी आए, सीट बेल्ट पे भी आए, बिल्कुल होना चाहिए, सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए लेकिन रॉन्ग वे, क्योंकि आप जब रोड क्रॉस करेंगे तो आप अपने राइट की तरफ देखेंगे, इधर देखना है, आपने राइट की तरफ देखना है ना कि जी यहाँ से गाड़ी आ रही तो आप जा। अब आप यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में, लेफ्ट से आपको किसी ने हिट कर दिया। और मेरे साथ भी एक दो दफा ऐसा हो चुका है, जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं रॉन्ग वाला आपको जो है वो हिट कर देता है। अच्छा, अब ये ज्यादा देखने को मिलता है रॉन्ग वे ट्रैफिक। अच्छा, मुझे लगता है उसकी वजह शायद ये भी है कि एक चीज हमारे शहर में मुझे लगता है थोड़ी सी गलत हो गई है कि जो यू टर्न है ना, वो इतनी दूर दूर बना दिए हैं कि आवाम उससे बचने के लिए पेट्रोल बचा। अच्छा, पेट्रोल महंगा है तो वो जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास, वो पेट्रोल बचाने के लिए बोलते हैं अब इतना लंबा हम घूम के इससे अच्छा यहाँ से ले लो। उसकी वजूहत है कि ट्रैफिक जैम जो होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आप जगह जगह अगर उनको यू टर्न देंगे तो फिर वो ट्रैफिक आपका डिस्टर्ब होता है। हाँ, ये तो बहुत जगह जगह ना हो, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद बिल्कुल होना चाहिए। और बाहर के मुल्क तो क्या होता है कि आपको जो है वो लेफ्ट साइड से ओवरहेड ब्रिज देते हैं, वहां से ट्रैफिक घूम कर आ जाती है। अभी आप सिविक सेंटर से नीपा तक भी देख लें, जी, तो वहाँ कोई भी नहीं है। नहीं, कोई भी क्या, वहाँ तो रोड ही नहीं है, वहाँ तो रोड ही नहीं है। मैं तो कहूँगा कि उन लोगों से जाके पूछें कि उनकी जो वे ऑफ लाइफ है वो किस तरीके से डिस्टर्ब हुई हुई है। अभी जो हॉस्पिटल जाना है। अच्छा जी, हमारे साथ एचएम शहजाद साहब लाइन पे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का बड़ा करम। आप बताएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, आपकी यहाँ बहुत कमी महसूस हो रही है तो हमने कहा आपको कॉल पे ही ले लें। तो हम अभी जो एक्सपो में इतना बड़ा इवेंट हुआ था, तो हम उसी से रेलेवेंट कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि आप भी माशाल्लाह ऑल कराची डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो मुझे थोड़ा सा सर ये चेयरमैन, हाँ सॉरी, पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन। जी जी। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इस तरह की एग्जीबिशन जो है हमारे इस इंडस्ट्री के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकती हैं? देखें,
देर आए दुरुस्त आए। पिछले 40 साल से जो 3 बिग्स हैं, मैं उन जी। 3 बिग्स की बात कर रहा हूँ, जो टोयोटा, होंडा और सुजुकी, उन्होंने आज तक इस तरफ नहीं सोचा। हम आज दुनिया के अंदर अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें ना, जबकि हम इंडस्ट्री नहीं है, जी। हम असेंबलर्स हैं। जी, ये तो जी। बहुत पहले हमें सोचना चाहिए था कि हम जब 80s और 84 के दरमियान जब हम पाकिस्तान के अंदर सुजुकी को पाक सुजुकी बना रहे थे, जी, तो जी। हमारी जो एमओयू था, उस एमओयू की स्पीड ये थी कि हम आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में लाएंगे, मेड इन पाकिस्तान हम गाड़ी बनाएंगे, लोकलाइजेशन करेंगे, जी। मुल्क की जरूरत को पूरा करेंगे और फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे। सही। अब इस पूरे 40 साल में हम कुछ भी नहीं कर सके। आज दुनिया भर की और ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है वो मुल्क में आई है, वो भी असेंबलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। हमें बिल्कुल। जरूरत है लोकलाइजेशन की। हम जब तक लोकलाइजेशन नहीं करेंगे, हम पाकिस्तानी अवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी हम नहीं दे सकते। बिल्कुल। हम अब भी हम अब भी देखें कि बैगी जितनी भी गाड़ियां हम यहाँ बना रहे हैं, तो उसकी सीकेडी एसकेडी असेंबली हम इंपोर्ट करते हैं। सही। हम ये मोहताज हैं। अगर हमारे पास सीकेडी एसकेडी असेंबली ना हो तो आवाम को हम गाड़ी भी नहीं दे सकते। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जी। हमारा लोकल असेंबलर और उनका वेंडर। अब देर आए दुरुस्त आए, खुदारा इनको लोकलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। मेड इन पाकिस्तान की तरफ हम नहीं जाएंगे, आवाम को हम सस्ती म्यारी गाड़ी नहीं दे सकते। ये बिल्कुल। कदम अच्छा हो सकता है उस सूरत में कि देर आए दुरुस्त आए, पिछली बातों को हम भूलें। आज हमें लोकलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। सही। मैं एक बात यहाँ करता चलूं जी, कि जी। ये सुजुकी ऑल्टो आज हमारे मुल्क में 34 लाख रुपए की है। यही बिल्कुल। पड़ोस मुल्क में 3.25 लाख की है। अगर ऐसे उनका ही है। रुपया स्ट्रॉन्ग है तो पाकिस्तानी 12 लाख बनते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए। तो और बाकी शाह मोहम्मद आपके साथ बैठे हुए हैं, जी। तो वो भी इस बात पे मेरी बात पे एग्री करेंगे, क्योंकि मैं तो लास्ट कोई 40-45 साल से चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ कि हमारे मुल्क को लोकलाइजेशन की जरूरत है, हमारे मुल्क को मेड इन पाकिस्तान की जरूरत है। हम अगर ये नहीं करेंगे, आवाम को हम सस्ती म्यारी गाड़ी नहीं दे नहीं सकते। मिलेगी। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल बजाय और बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। थैंक यू सो मच। बिल्कुल एचएम शहजाद साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक हम लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं। अच्छा देखिए, जो चीज़ बाहर से आ रही है सर, उसको हम ओन तो नहीं कर रहे ना। हम अब हमारे पास इतने काबिल लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वही बात है। मैं एक्सपो में 2 दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, तो लेकिन वही बात है कि उनके साथ उनको सपोर्ट नहीं है। और देखिए, वो एचएम शहजाद साहब ने जो बात की है ना, मैं बिल्कुल उसको ऑन करता हूँ और हमेशा उनसे हमारी बातचीत रहती है कि इस पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है ना आपने, तो आपने लोकलाइजेशन की तरफ जाना है। बिल्कुल। आपने जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो लोकल पाकिस्तानी मेड हो। ऐसे ही है। तो जब वो चीज़ होगी तो देखिए उससे होगा क्या, एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा लोगों डेफिनेटली। को मेन जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, वो आपका मसला यहाँ पर हल हो जाएगा। बिल्कुल। फिर आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, देखिए जब बेरोजगार होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं गलत कामों की तरफ जाता है। जी। तो जब लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग इजीली काम पर जा रहे होंगे और उनको अर्निंग हो रही होगी, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे ही है। तो बिल्कुल ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एचएम शहजाद साहब 40-45 साल से ये बात चीख रहे हैं, बोल रहे हैं, और हम भी बात कर रहे हैं कि देखें, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, हम बिल्कुल, अपनी बींगा यूथ को आगे पाकिस्तानी। बढ़ता हुआ देखना चाहते ऐसे ही हैं, है सर। हम पाकिस्तानी कौम को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। होता ही है कि हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो नहीं आती है। देखिए, लोगों को हमने ना जस्टिस भी देना है, रोजगार के साथ हमने लोगों को जस्टिस भी देना है, इंसाफ चाहिए। ये ना हो कि किसी के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो वो अपने सारे काम करवा रहे, गरीब आदमी लाइन में खड़ा हुआ है, एक कोई वीआईपी आता है वो अपना काम करके चला जाता है। तो इस कल्चर को हमने ख़त्म करना है। और ये जो पाकिस्तान ऑटो शो में आप भी थी वहाँ पर, मैं भी था, हमने भी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तो उससे यही लोग बड़े मतलब मेहनती लोग हैं। पाकिस्तानी कौम जो है वो, आप देखें किस तरीके से वो पार्ट्स जो बनाने वाले जो वेंडर्स हैं,
वो किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले में लेकर आ बिल्कुल रहे ऐसे ही थे। है। और ज्यादातर तो मैंने देखा पंजाब से लोग जो है यहाँ पर उन्होंने होटलिंग भी की और उन्होंने अपना जो जितना भी सामान था वो वहां से जो है वो कैरियर के जरिए भिजवाया डिस्प्ले में डिस्प्ले और पार्टिसिपेट किया। वो कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो उनको जो है ना आप लोगों ने इनकरेज करना है। इनकरेज किसने करना? गवर्नमेंट ने करना है। गवर्नमेंट मैं और आप तो नहीं कर सकते। तो जब आप उनको सपोर्ट करेंगे, टैक्सेस को नीचे लेकर आएंगे, लोकलाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो आप देखना पाकिस्तान चंद सालों में बहुत आगे चला जाएगा। आप लोग इस पे गवर्नमेंट से बात क्यों नहीं कर रहे? देखें, एक फोरम तो ये आपका फोरम है जिस पर आप बैठे हैं, जिस पर गवर्नमेंट को भी नहीं सर, सारा ही ये वो कंटेंट वाले जाता लोग है। नहीं है ना, इनके साथ तो फेस टू फेस बैठना पड़ता है। जी, उसके लिए देखें टाइम चाहिए। अगर वो टाइम देंगे, मिलना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, इतने आइडियाज देंगे कि आपकी सोच है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक आप इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं, लोगों को बोलने का मौका दें। देखें पाकिस्तानी कौम किस तरीके से आपको आइडियाज देगी, बात करेंगे, कहां से कहां नो चली डाउट, जाएगी कौम। इसमें तो कोई दूसरी राय कोई नहीं है सुनने के लिए तो तैयार हो, उनको कोई प्लेटफॉर्म देने के लिए तो तैयार हो। मैं इंडिविजुअली कैपेसिटी में कितने लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ? जो मुझे सुनेगा, हजारों में चंद हजार लोग सुन लेंगे, उन तक मेरा मैसेज इंडिविजुअल आएगा। का काम भी नहीं है ये। तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे प्रोग्राम जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करे, चैनल के साथ कोलैबोरेट करे, यूथ को आगे लेकर आए, लोगों को सुने, उनका 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 आप देखें सही उनमें टैलेंट कितना है। वो आपको पाकिस्तान को कहां से कहां ले जाएंगे। लेकिन आज की नौजवान से अगर हम बात करें तो उसको नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार घूम रहा है, वो मेंटली अपसेट है, स्ट्रेस है। अगर वो स्ट्रेस में, उसकी पूरी फैमिली स्ट्रेस के अंदर है। तो हमें एज ए नेशन, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर को है वो उसको आगे आना चाहिए, उसको भी अपना रोल प्ले करना है, उसको भी एक सडन अमाउंट जो है इस पे उन्होंने जो है स्पेंड करनी है। तो हमारी जो सोसाइटी उसको भी साथ लेके चलना। सिर्फ पैसा हर चीज नहीं है। देखें, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ठीक है अर्निंग हो रही है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक रोल ये भी है कि मैं अपनी सोसाइटी को साथ लेके चलूँ, अपने नौजवानों को साथ लेके चलूँ, उनको मोटिवेट करें, उनको गाइड करें। कोई तो उनके साथ खड़ा हो, कोई तो उनको सपोर्ट करने वाला हो। जब हम अच्छी बात करेंगे, लोग सुनेंगे, उनकी एंजाइटी कम होगी, उनका स्ट्रेस कम होगा, लोग मोटिवेट गया, चलो पाकिस्तान में कुछ चीजें होने जा रही हैं। तो जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, सब कुछ होगी, लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लोग बाहर से पैसा लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त तो लोग ज्यादातर आप देखें ना कि ये उसके बावजूद ये इतना कुछ हो रहा है, तो जो लोग बाहर पैसा लगा रहे हैं वो वापस आएंगे, बाहर से फॉरेनर्स आपके पास इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर हमारे यही नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। जो आज इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्टर क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। इसके लिए हमें बिल्कुल गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। यहाँ वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, मैंने आपको यहाँ शुरू में बताया था कि हमारे पास MA हेल्थ सर्विस अवेलेबल है। ये बेसिकली एक हेल्थ कार्ड है जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है ईयरली, और इसमें आपको OPD भी दी जा रही है। जबकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं इंश्योरेंस जो आपको हेल्थ कार्ड तो देती हैं बट OPD उसमें नहीं होती। तो एक तो इसका ये बेनिफिट है। इस पे हम बड़ा डिटेल प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, ताकि इसकी आपको फैसिलिटीज पूरी प्रॉपर हम बता सकें। उसके बाद अभी हम चलते हैं शाह साहब की तरफ, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम रह गया और मैं चाह रही हूँ कि मैं इनसे ऐसा कोई मैसेज जो हमारी आवाम के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा सा कुछ आप बता दें, ऐसा कि हम बेहतर कहाँ हो जाएं। देखिए, मेरा तो मैसेज यही है कि अप एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा होते हैं, और कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो फरिश्ता हो। बिल्कुल, हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां भी होती हैं। लेकिन गलती जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स द फर्स्ट स्टेप टू गेट सक्सेस। हमारे यहाँ 90% लोग जो हैं, एक तो उनका ज़िंदगी का कोई पर्पस ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, वो बस अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि हमारा हर पाकिस्तानी जो है वो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाए, अपना एक गोल सेट करे कि मैंने यहाँ जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कराची से लाहौर जाना है तो आपने लाहौर का सफ़र तय करना है। आप कहीं और ट्रैक पे ना निकल जाएं, कहीं और ना जा रहे हो, तो आपका फोकस होना चाहिए, एक ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। और हमेशा कोशिश करें कि अपनी गलतियों से सीखें। गलती जब भी आप कोई पहला दफ़ा काम करेंगे तो उसमें गलती 100% जो है आपसे होगी, बट वो गलती आपको सिखाने के लिए होती है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो आपको आगे लेके जा रही होती है। तो कभी भी जो है ना, आप दिल बर्दाश्त ना हो, घबराएं ना, बुरे वक्त में बुरे फैसले ना करें, बुरे वक्त में अच्छे फैसले करें। वैसे तो अच्छे फैसले ही करने चाहिए, लेकिन बुरे वक्त में इंसान का जो है वो दिमाग से ही काम नहीं करता, तो उस वक्त भी वो बुरे फैसले कर रहा होता है।
तो बुरे वक्त में कोशिश करेंगे अच्छे फैसले करें, तो फिर आप अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवा दवा होंगे। ज़रूरी नहीं कि हर काम गवर्नमेंट ने करना है, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे आना चाहिए, हमने खुद आगे आना चाहिए, अपनी मंजिल हमें खुद ढूंढनी है, हमें आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। और जो टाइम हम वेस्ट करते हैं ख़ासतौर पे होटलों पे बैठकर और लेफ्ट राइट टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो टाइम की वैल्यू को जो है ना हमने समझना होगा। बिल्कुल। जब टाइम की वैल्यू को समझेंगे तो फिर हमें एहसास होगा कि इस वक्त से जो है हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेशक, मेरा बिल्कुल तो ये आपने, मैसेज है कि कोशिश करें कि बड़ी पॉजिटिव अच्छी बात की है कि पॉजिटिव होना ज़रूरी है। और फिर यहाँ पर वही बात आ जाती है कि जब तक हमें अपनी खुद चीज़ों का पता नहीं चलेगा ना, अपनी सलाहियतों का पता नहीं चलेगा, और गिर गिर के संभलना तो ये एक इंसान की फितरत है और इसी से आप बहुत कुछ सीखते हैं। फहद साहब, मैं चाहूँगी कि आप भी, क्योंकि ज़ाहिर है आप टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, आपने बड़ा फील्ड में काम भी किया है, थोड़ा सा सिस्टम हमारा है डिस्टर्ब, तो आप कोई ऐसा मैसेज हमारी आवाम को देना चाहते हैं या गवर्नमेंट को देना चाहते हैं कि हम बेहतरी की तरफ कदम कैसे रखें? देखें, इसमें सिस्टम सब जगह, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये सब जगह पे आगे पीछे होता है, सब इंटरनेशनली भी, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। बट वो उन्होंने अडॉप्ट चीज़ें जल्दी करी और जल्दी सिस्टमैटिकली जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी सीखते हैं, सिस्टम्स में आए। मैं इसमें शाह साहब की बात को सेकंड करूंगा कि टाइम वेस्ट ना करें। और जो गवर्नमेंट की आपने बात करी, देखें सिस्टम है, इदारा होता है ना, वो सिस्टम पे चलता है, बिल्कुल सिस्टम में लोग चलते हैं। तो मॉनिटरिंग बॉडी इज गवर्नमेंट, आप सिस्टम्स बनाएं और उसमें लोगों को आप इन्फसाइज करें उस सिस्टम को यूज करने के लिए, थिंग्स विल वर्क आउट। बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें जो हैं, देखें, वो गवर्नमेंट की करने की हैं और बहुत सारी चीजें इंडिविजुअल कैपेसिटी पे भी करने की हैं। बीइंग दी पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, हम उसको करते भी रहते हैं और भी कंपनीज करती हैं। जैसे हम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करते हैं लोगों को। इंटर्नशिप का मतलब ही यही होता है कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर टीनेजर्स आना चाहते हैं, बी इट्स मार्केटिंग, इट्स सेल्स, इट्स सॉफ्टवेयर, सीआर, मैनी अदर डिपार्टमेंट्स इन द कंपनी, और वो आके पार्ट लेते हैं, इंटर्नशिप लेते हैं, और उसी में से लॉट जो है वो निकल के आती है और वो जॉब्स पे भी जाते हैं। बिल्कुल। और वो करियर स्टैब्लिश करते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपके एनजीओज भी ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ तो ठीक बहुत है, सारे इदारे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर पे भी काम करते हैं। सिस्टम जो है उसमें आना जरूरी होता है, और एक सिस्टम में आने के लिए देयर इज अ प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। चीजें इतनी जल्दी नहीं वर्कआउट होती, जैसे शाह साहब ने बोला कि इट नीड्स सम टाइम, इट टेक्स सम टाइम। तो इसमें से हमारे सामने मोहतरम है, हमारे रोल मॉडल हैं शाह मोहम्मद शाह साहब। बिल्कुल। डिफरेंट जॉनरास इन्होंने देखे हैं सारे लाइफ के, और अभी माशाल्लाह आगे ही इज वर्किंग ऑन सम मोर न्यू प्रोजेक्ट्स। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो बिल्कुल, शाह साहब, ऐसे तो ही है। ये इस तरह के लोग हैं। नहीं, हम शाह साहब के साथ मिलकर कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं जो हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करें। और बहुत अच्छा मैसेज दिया फहद साहब ने भी, शाह साहब ने भी। शाह साहब ने वाकई ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई जो हमें सीखने के लिए, बहुत इस फील्ड में काम करने के लिए और यूथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और हम सीखते रहेंगे इनसे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहती चलूँ कि कराची में प्रॉब्लम्स हैं, या यूँ कहूँ कि प्रॉब्लम्स में कराची है, तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें इन चीज़ों से निकलने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई किसी को सहारा नहीं देता, हमें इंडिविजुअली अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि देखें, एक टीम बनती है और वो टीम जब काम करती है तो बेशक इन चीज़ों का रिजल्ट निकलता है। जी बिल्कुल। अगर हमें बीइंग अ टीम हम वर्क करें और हम अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम से हम निकल आएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में, स्पेशली हम कराची में अगर बात करें, तो कराची में भी टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल। तो हमें आगे बढ़ने के लिए खुद रास्ते बनाने पड़ेंगे। तो इसी मैसेज के साथ हमारे साथ रहिएगा अगले हफ्ते तक। खुदा हाफिज।